आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों का। ये रुख करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। राइस मिल के प्रदूषण से त्रस्त ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। राइस मिल की चिमनी से उड़ने वाली राख से सामग्रियों का जीना हुआ मुहाल। आपको बता दें, ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। प्रदूषण से आसपास के गाँव में सांस, आंख और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीण को समझा बुझाकर कराया गया शांत। ग्रामीणों ने राइस मिल के खिलाफ ठोस कार्रवाई उठाई है और साथ ही क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता को सौंपा गया ज्ञापन। इस बात को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया आज किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके जो प्रदूषण ये इंडस्ट्री फैला रही है राइस मिल, आज लगभग 15 से 20 गांव में लोगों को सांस लेना दुर्भर हो रहा है। जो हवा के साथ राख गिर रही है, फसलें बर्बाद हो रही है, पूरे किसान परेशान है। और इन लोगों को कहने पर ये लोग धमकी देते हैं कि हम लोग दबवा देंगे, मरवा देंगे। इसीलिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने तय किया कि हम लोग प्रदूषण मुक्त गांव करने के लिए सभी ग्रामीणों के साथ आज प्रदर्शन करेंगे और प्रदूषण अधिकारी को ज्ञापन देंगे। इससे पहले आपने शिकायत नहीं की इनके बारे में? इन लोगों की हम लोगों ने कई बार प्रदूषण अधिकारी को शिकायत किया था, लेकिन उन लोगों ने उस बात को गंभीरता में लिखित शिकायत को नहीं लिया। इसलिए मजबूरी में आकर के हम लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए आम ग्रामीण जो दमा के शिकार हो रहे हैं, दमा के रोगी हो रहे हैं, वायु प्रदूषण बचाने को लेकर के आज मानव श्रृंखला बना करके, बृहद मानव श्रृंखला बना करके किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने प्रशासन को एक संकेत दिया है कि यदि आने वाले दिनों में इन लोगों द्वारा प्रदूषण कम न किया गया या उसकी कोई व्यवस्था न की गई तो जिला मुख्यालय पे बड़ा प्रदर्शन होगा। इनका राइस मिल है, तो किस तरह का प्रदूषण होता है, कैसे लोगों को दिक्कत हो रही है? यह हम लोगों के यहाँ पूरा फसल घर पे इनकी राख जाती है। राख से पूरा एकदम नरक हो गया है। हम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी के यहाँ उनके पोर्टल पर भी डाले हैं अभी एक हफ्ता पहले, कोई कार्रवाई नहीं। कितने एरिया में इसका 1 किलोमीटर तक क्या होता है? पूरा राख जाती है, जो है हाँ, राख जो है जमीन पे नहीं, घर पे, फसल पे, कपड़े पे, पूरा एकदम जो है कपड़ा जो है एकदम गंदा हो जाता है, घर गंदा हो जाता है। तो ये हमेशा चलता है या जी जी जी, जब इनकी जो है चिमनी चलती है, रात भर चलाते हैं। इस समय बंद कर दिए हैं प्रदर्शन को देखते हुए, दिन रात चलाते हैं। खबर बदायूं से है, जहां 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने और आबरू की रक्षा का वचन निभाने वाले पति ने रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। पति ने 2 युवकों से 1000 रुपए लेकर पत्नी को उसके साथ भेज दिया। दोनों युवकों ने पत्नी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया है और पीड़िता पत्नी घर में आकर पूरा घटनाक्रम अपने जेठ को बताया है और साथ ही थाने जाकर तहरीर दी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर मेडिकल लीगल को भेजा है। और साथ ही बदायूं के आपको बता दें, फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर गैस एजेंसी पर जाते समय पति ने 2 युवकों को बालकिशन एवं पप्पू को साथ भेजा है। दोनों ने रास्ते में यूकेलिप्टस की बगिया में महिला से बारी बारी से दुष्कर्म किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके साथ गलत काम किया गया है। घटना के बाद चौकी पर पहुंचे और साथ ही पुलिस को पूरी बात बताई है। पुलिस ने मेडिकल को भेजा है। वहीं महिला ने बताया कि पति ने दोनों आरोपियों से 1000 रुपए लिए थे। थाना फैजगंज बेहटा के अंतर्गत बादनी द्वारा अपने पति के 2 मित्रों पर दुष्कर्म के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा इसमें पति को षड्यंत्र में शामिल बताया गया है। इस संदर्भ में आज दिनांक 9 फरवरी को उसके पति के मित्र जो आरोपी हैं पप्पू और बालकिशन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है तथा पति पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में विवेचना प्रचलित है। जो घटना हुई है कि ऐसे हमारे पति ये पति हमारे पति ताई पैसे दे के वो पति अलग कर दिए। तो फिर हम घर पे गए, घर पे जाके हमारे अपने जेठ बताई तब फिर हम चौकी आए। चौकी से फिर हमने शिकायत करी है, तो फिर शिकायत करके तो फिर हम यहाँ आए फैजगंज बेहटा। तो क्या घटना क्या हुई है आपके साथ? घटना इज्जत लूटी हमारी। वो किसने पति ने करवाया?
2 लोग है बिन लूटी। जानती हैं आप उन लोगों के नाम? हाँ हाँ, क्या नाम है उनका? एक बालकिशन नाम है, एक पप्पू। तो ये किसने करवाया है? पति ने आपके? हाँ, क्यों? आपने एफआईआर में पति का नाम भी लिया है, क्या वजह थी जो आपने पति का नाम लिया? पति ने जो क्या हम किताब के बहाने से लेके आए ना हमारे तक कि चल किताब लिखवाएंगे, उन लोगों से पहले ही बतला रहे होंगे अपने। हमें कहा पता कैसे कैसे बतलाने कैसे ना बतलाने, उन लोगों ने बैठा के मोटरसाइकिल पे कि अगेला लिखवाएंगे किताब तुम्हारी, चले गए। हमें कहा पता ही तो बगिया हम ले जाकर फिर इज्जत लूटी है। फिर हमने वहाँ से भागे हैं, तो हमने अपने जेठ को लिए बताई जाकर नहीं ऐसे ऐसे बात है। तभी बोले कि चलो अब ऐसा है को अब ये सभी रह गई है, मैं कल पूछूंगी जाकर, चौकी जाऊँगी शिकायत करूँगी जाकर। तब फिर आए हम चौकी पर। अच्छा, तो क्या पैसे वैसे लिए इसके लिए? हाँ। कितने पैसे लिए? 1000 रुपया दिए। ठीक है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं चित्राधिकारी नौगावा सादात अवध भान सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा सड़क किनारे गौवंशीय अवशेष मिलने की घटना का अल्प समय में अनावरण कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पशु कटान के उपकरण बरामद किए गए हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 7 फरवरी 2026 को धनौरा अमरोहा रोड निजामपुर गरवी के निकट सड़क किनारे गौवंशीय अवशेष मिले थे। कुछ अवशेष बरामद हुए थे, जिसके संबंध में थाना नौगावा सादात पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और काफ़ी तत्परता से इसमें कार्रवाई की है। इसमें 2 व्यक्तियों की इसमें पहचान हुई थी, जिनकी नौगावा सादात पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पहला शौकीन सन ऑफ रफ़ीक है और दूसरा उसका साथी अब्दुल रहीम उर्फ रहीस उर्फ ढबरा। ये सैदपुर इम्मा गांव के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये घटना कायद की गई थी। इन्होंने पूछताछ में बताया, इस घटना को स्वीकार किया इन्होंने। साथ ही इनके कब्जे से कुछ उपकरण भी जो गौवध करने में इस्तेमाल होते हैं वो बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इस गौमांस को ये लोग कोई मोइन नाम का व्यक्ति है जो अमरोहा नगर में पनवाड़ी का रहने वाला है, उसको इन्होंने उसे बेचा था। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। इस प्रकार ये जो अभियुक्त हैं शौकीन और अब्दुल रहीम, इनके पूर्व के भी कुछ इन पर कॉकेसी के अभियोग हैं, इनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। और विशेष मिर्जापुर जिले के मणिहान थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन विंध्य यूनिवर्सिटी के पास महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे शव की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव कब्जे में लेकर शनाख्त में जुट गई है। पुलिस के द्वारा मृतका की पहचान तेतरी देवी उम्र लगभग 45 वर्षीय पत्नी रामपति निवासी भैंसवाड़ थाना घोरावल के रूप में हुई है। मृतका के परिजन द्वारा तहरीर मिलने पर पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई। आज दिनांक 9/2/2026 को प्रातः यह सूचना प्राप्त हुई कि मणिहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का शव प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मणिहान पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले ली है। महिला थाना घोरावल जनपद सोनभद्र की रहने वाली है। महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। परिवारजनों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया गया है। मौके पर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पता नहीं शूट कर रहे हैं।
पटवद बुसहारी मार्ग निर्माण में देरी, भाकपा का फूटा गुस्सा। आपको बता दें, खस्ताहाल सड़क को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों का सांकेतिक प्रदर्शन। निर्माणाधीन सड़क पर उतरकर आधे घंटे तक किया है विरोध। नक्सल प्रभावित गांव की लाइफलाइन बनी सड़क साल भर में अधूरी और साथ ही अमिला भवानी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु बदहाल रास्ते से परेशान है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। भाकपा का आरोप है सड़क निर्माण में भारी अनियमितता पर और भ्रष्टाचार है। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी मजदूर हड़ताल के समर्थन में भाकपा करेगी डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। प्रेमचंद गुप्ता। क्या मामला है यहाँ का? आप देख रहे होंगे जिस रास्ते से आप चल के आए हैं, पटवद से बसुहारी मार्ग, जिसमें पटवद से और ये 20 किलोमीटर जो अभी अधूरी रोड सरकार ने गड्ढा कोड़वा करे उनके ठेकेदारों द्वारा जो छोड़ी गई है, जिसमें हम लोगों को तमाम तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आए दिन जो है कि इसमें 1-2 करके बाइक वाले तो कभी इधर वाले गिरते पड़ते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। एम्बुलेंस को समय पर अगर बुलाया जाए वो भी नहीं यहाँ मिल पाती। 100 नंबर को यहाँ पुलिस वालों को बुलाया जाता है, वो भी समय से नहीं उपलब्ध हो पाते। यह रोड की जर्जर स्थिति में हम लोग बिल्कुल फंसते हैं। इससे तो बेटर यह था कि पहले जो मेरी जो पगडंडी थी इससे भला थी। इस सरकार में क्या हो रहा है, यह कब रोड बनेगा, कब हम सुरक्षित होंगे, ये मुझे पता नहीं। धन्यवाद। तो अगला कार्यक्रम क्या है आपका? अगर यह रोड तत्कालीन नहीं बनेगा तो हम तरिया बेल्ट के लोग चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे और अग्रिम लड़ाई को तेज रखेंगे। क्या मामला है? ये लगभग पटवद बसुहारी मार्ग जो हम लोगों का 0 से पटवद से 25 किलोमीटर शासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो रोड निर्माण किया जा रहा है, गड्ढा खोद के गिट्टी डाल के रख दिया गया है। यहाँ के रहनवासी लगभग 8 वर्षों से लगातार इस रोड के दुर्दशा का दंग को झेल रहे हैं। न ही यहाँ एम्बुलेंस आ पाता है, न ही यहाँ कोई सरकारी सुविधा आ पाता है। रोड खराब होने के कारण आए दिन यहाँ गिर के लोग चोटिल हो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हमारा शासन से मांग है कि जल्द से जल्द ये जो गिट्टी डाल के छोड़ा गया है रोड निर्माण करा के गांव को सुविधाजनक दे, नहीं तो हम लोग अब बहुत बड़ा बृहद आंदोलन करेंगे रोड के लिए। आपका नाम क्या है? योगेंद्र कुमार चंद्रवंशी, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। धन्यवाद जी। सर आप बोलिए, आपका नाम क्या है? मैं आर.के. शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। आज ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कनच है, चौपन विकास खंड का और चौपन थाना अंतर्गत कनच ग्राम सभा है, यहाँ के लोगों ने आज बैठक के रूप में मुझे बुलाया था। मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ सबसे बड़ा दुर्दशा ये है कि यह लाइफलाइन जो कहा जाता है वाराणसी शक्तिनगर मार्ग, उससे महज 6 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन इस सफ़र को आपको दूरी को तय करने के लिए 1.5 घंटे कम से कम लगेंगे। स्थिति यह है कि यह विगत कई वर्षों से यह रोड का निर्माण हो रहा है। जिला प्रशासन इस रोड को लेकर के कहीं भी संदिग्धता नहीं दिखाई देता उसका, और कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार की तरफ यह रोड का निर्माण हो रहा है। इसका यह इशारा भ्रष्टाचार की तरफ करता है यह रोड निर्माण। और सबसे बड़ी बात है कि इसी क्षेत्र से वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, समाज कल्याण राज्य मंत्री की पत्नी इसी क्षेत्र से जिला चौपन ब्लॉक की प्रमुख भी हैं, जो इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके क्षेत्र का ये बुरा हाल है। और इसी क्षेत्र में सोनभद्र का सबसे चर्चित देवी स्थान अमिला भवानी भी स्थापित है, जहाँ पे अन्य राज्य के लोग, अन्य जिले के लोग हमेशा सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आवागमन होता है। लेकिन स्थिति इतनी दुर्गम स्थिति हो गई है, जटिल हो गई है कि लोगों का आवागमन इस रास्ते से बड़ा कठिन हो गया है। और इमरजेंसी के दौरान, प्रसव पीड़ा के दौरान समुचित समय से अस्पताल न पहुंच पाना, एम्बुलेंस का लोगों तक न पहुंच पाना, ये बड़ा दुर्भाग्य है।
खबर कासगंज से है, जहां पटियाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान के नेतृत्व में अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता जाहिदा सुल्तान के नेतृत्व में लगे इस कैंप में बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी द्वारा मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित किए गए, साथ ही भरे हुए फॉर्मों को इकट्ठा करने और साथ ही भरने में भी सहायता प्रदान की गई है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से सीधा संवाद किया है और उन्होंने एसआईआर अभियान के महत्व के बारे में जागरूक उन्हें किया है। कैंप में फॉर्म भरने के साथ साथ मतदाताओं को अभियान की पूरी जानकारी भी दी गई है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी से जनपद के 13 ब्लॉकों में सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए सोमवार को मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत शाहजहांपुर से 10 से 28 फरवरी तक एसडीएम यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनपद के 16 में से 13 ब्लॉकों में इस वर्ष एमडी अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 30 लाख से अधिक आबादी को कवर किया जाएगा। हमारे यहाँ जो टीमें गठित की गई हैं 2832, वो घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव हेतु 3 तरह की दवाएं, जिसे डीसी, एल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन है, उसे आयु वर्ग अनुसार और लंबाई के अनुसार खिलाएंगे। कितने लोगों को खिलाई जाएगी? ये करीब हमारी 30 लाख जनसंख्या है, जिसे हमें आच्छादित करना है इन गोलियों से। क्या ये जो होगी? जी, इसमें जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है लंबाई और आयु के विषय में अगर बात करें तो 1 साल से छोटे बच्चों को ये दवा नहीं दी जाएगी। 1 से 2 साल तक के बच्चों को आधी एल्बेंडाजॉल दी जाएगी। 2 से 5 साल तक के बच्चों को 1 गोली डीसी और 1 एल्बेंडाजॉल की दी जाएगी। 5 से ऊपर जो बच्चा होगा उसको 1 गोली 5 से जो ऊपर बच्चा होगा, 5 से 15 के बीच जो बच्चा होगा, उसको जो है 1-2 गोली डीसी, 1 एल्बेंडाजॉल और साथ में उसकी हाइट नापी जाएगी। हाइट के लिए टीमों को नापने वाले टेप दिए गए हैं। उसके हाइट के अनुसार आइवरमेक्टिन की दवा दी जाएगी। वो 1, 2, 3 और 4 खुराकों की हो सकती है। किन लोगों को नहीं दी जाएगी? देखिए, ये दवा पूरी तरह सुरक्षित है। ये इसको सभी लोग खा सकते हैं। 3 तरह आयु वर्ग के लोगों को छोड़ के आयु वर्ग में कह रहा हूँ, 3 तरह के लोगों को छोड़ के 1 वर्ष से छोटा आयु का बच्चा हो, गर्भवती माता हो या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हो। गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों में हम केवल उन्हें सम्मिलित करेंगे जो ऑन बेड हो या उनकी जो है अब बहुत ज़्यादा दिन तक उनका जीवन नहीं है और वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, बिस्तर पे पड़े हैं। ऐसे लोगों को ये दवा नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है वो अपने सामान्य कारणों से उनकी मृत्यु हो, लेकिन बाद में इस तरह की बातें प्रचारित हो कि इन्होंने फाइलेरिया से बचाव हेतु दवा खाई थी, इसलिए इनकी डेथ हो गई या इनकी मृत्यु हो गई। फाइलेरिया की दवा को लेकर समाज में जिस तरीके की भ्रामकता है, उसको दूर करने के लिए क्या संदेश है? जी, देखिए महोदय, जो फाइलेरिया की दवा हम लोग बार बार इसको कहते हैं, ये फाइलेरिया की दवा नहीं है। ये वास्तव में फाइलेरिया से बचाव हेतु दवा है। जिस तरह बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए हम पोलियो की ड्रॉप पिलवाते थे, उसी तरह अपने समाज में माइक्रोफाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए, या ये कहें कि उसके अंदर से माइक्रोफाइलेरिया नाम के कृमि को हटाने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। तो इस दवा को खाने के बाद उस व्यक्ति के अंदर से परजीवी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है और ये मच्छरों के द्वारा संचारित किया जाता है। तो इससे बचाव हेतु जो है, अगर उस व्यक्ति को 1 खुराक दे दी जाएगी तो उसके शरीर से माइक्रोफाइलेरिया पूरी तरह यानी 95% एलिमिनेट हो जाएंगे और वह व्यक्ति किसी दूसरे को वो बीमारी फैला नहीं पाएगा। तो एक तरह से इसे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के ही तरह हम लोग देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपनी बड़ी जनसंख्या को पहले ही फाइलेरिया से बचाव हेतु दवा खिला के इस बीमारी को जो है रोक सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का लक्षण प्रकट होने में 5 से 15 वर्ष लग जाते हैं और ये जो कि मतलब कि कृमि है हमारे शरीर में 5 से 10 साल तक पलता रहता है, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो उसी को मारने के लिए या उसी से बचाव के लिए हम अपनी लक्षित जनसंख्या को ये दवा खिलाते हैं साल में 1 बार।
खबर वाराणसी से है, जहां प्रशासनिक कार्रवाई पर दाल मंडी में उबाल है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आग लगाने की कोशिश की गई। आपको बता दें, दाल मंडी क्षेत्र में चल रहे मकान ध्वस्तीकरण के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपने ही घर में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच युवक ने टीन शेड के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस जला दी, जिससे मौके पर आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा दाल मंडी क्षेत्र में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर तनाव का माहौल बना हुआ है। सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां अनपरा तापीय परियोजना से उजड़े आदिवासी वनवासी परिवार 50 वर्षों बाद भी मुआवजा, रोजगार और स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राख युक्त प्रदूषित पानी से स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट गहराता जा रहा, जबकि प्रशासन दावों के बावजूद जमीनी हालात जस के तस बने हुए। 50 वर्षों से न्याय को तरस रहे आदिवासी। अनपरा तापीय परियोजना से उजड़े ग्रामीण आज भी मुआवजा, नौकरी और स्वच्छ पेयजल की मांग कर रहे। बरसात में खेत और घर खलिहान तक भर जाता है जहरीला पानी, खेती तबाह है, रोजगार खत्म है। आधे से ज्यादा ग्रामीणों का पलायन हो चुका है। कुछ चुनिंदा लोगों को मुआवजा देकर बाकी को किया जा रहा नजरअंदाज। आप लोग ये बताइए, क्या नाम है आपका? ये जो है ये बताइए, यहाँ पे किस चीज को लेकर आप लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, क्या मामला है? हम लोग इस चीज का आंदोलन कर रहे हैं कि न हमको प्लाट मिला, न हमें मुआवजा मिला, न हमें नौकरी मिला, कुछ नहीं मिला। आज 50 साल से जो कि अधिकारी आते हैं, कहते हैं हम तो कर दिए भैया, हमारा तो हम कर दिए। आप समझिए, यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। दूसरी बात कि एक घर में एक प्लाट था, आज यहाँ प्लाट 4 लड़के बालिक हो गए, 4 प्लाट हो गई। आज तक न डीएम सुनता है, न एसडीएम सुनता है, न थाना सुनता है, न यहाँ की जीएम सुनता है, न यहाँ का सीजीएम सुनता है। ठेकेदारों लोग का है कि 2 जर्किन दारू रख देंगे, काम रोकने जाइए मारिए 4 लाठी और बुलाइए फोर्स वालों को। हाँ, 112 आएगी, खींच करके 2 लाठी मार कर कुदा देंगे। यही यहाँ की रवैया है और यहाँ कोई सुनाई जनाई नहीं हो रहा है। 10,000 जनता में 5,000 जनता खत्म हो चुकी, 5,000 जनता खत्म होने की आधार पर है, वो भी खत्म हो जाएगी। ये राखी पानी पी करके बहुत से बीमारियां फैल। आप बताइए प्रधान जी, क्या समस्या यहाँ की है? समस्या यहाँ की ये है कि जब पावर प्लांट बन रहा था तो सरकारें उस समय ये बताई कि देखिए पावर प्लांट को बनने दीजिए, इसके लिए हमें ज़मीन चाहिए। तो गांव के लोगों से सरकारों ने बात किया और इस आधार पर ज़मीन लिया कि हम आपको अपनी ज़मीन दे दीजिए, हम इसके बदले आपको नौकरी, मुआवजा और प्लाट देंगे, इससे आपका विकास होगा और जो प्लांट बनेगा इससे देश का विकास होगा। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, अगर देश के विकास में अगर हमारी भागीदारी है तो हम अपनी जगह ज़मीन देते हैं। उन्होंने दिया, गांव वालों ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन सरकारों ने गाँव को ठगा। उन्होंने कुछ लोगों को जो ये बोले थे नौकरी, मुआवजा और प्लाट, वो कुछ लोगों को दिए और बाकी सभी लोगों को वो। खबर वाराणसी से है, जहां दाल मंडी में भारी विरोध के बीच एक्शन तेज है। दाल मंडी चौड़ीकरण कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति द्वारा आग लगाने का प्रयास। दाल मंडी में आज 21 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। भारी फोर्स के बीच दाल मंडी में बुलडोजर और हथौड़े से चौड़ीकरण कार्रवाई जारी है। दाल मंडी में दुकानों पर बंद करके व्यापारी ध्वस्तीकरण कार्रवाई का कर रहे विरोध।
खबर मथुरा से है, जहां मथुरा थाना गोविंद नगर क्षेत्र में बंगाली कॉलोनी बिरला मंदिर के पास एक मकान में गैस सिलेंडरों में गैस की रिफिलिंग के समय एक सिलेंडर में आग लग गई है, जिसकी सूचना फूल सिंह यादव क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और अपने हमरा पूर्ति निरीक्षक शांति स्वरूप एवं लिपिकगढ़ संजय कुमार व हर्षित शर्मा को साथ लेकर बताए गए स्थान पर छापा मारा गया। छापे के दौरान मौके पर टीकम सिंह सैनी पुत्र केसर सिंह व मनीष सैनी पुत्र टीकम सिंह सैनी निवासी कंकोर टीला रेलवे लाइन के पास बंगाली कॉलोनी पर मौजूद मिले हैं और साथ ही गैस सिलेंडरों के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वे आस्था गैस एजेंसी के होकर हैं और साथ ही टीकम सिंह से गैस सिलेंडर के संबंध में संबंधित गैस एजेंसी की रिफिल किए जाने हेतु पर्ची मांग की गई थी। जी सर, बताएं, कल गोविंद नगर क्षेत्र में गैस रिफिलिंग का कार्य चल रहा था, आपके द्वारा भी मौके पर पहुंच के क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ऐसा है कि बिरला मंदिर के आगे जो है बंगाली कॉलोनी है, वहाँ पे उच्च स्तर से ये जानकारी मिली कि वहाँ पर सिलेंडर जो है वो उसमें विस्फोट हुआ है, आगजनी हुई है। मौके पे गया तो वहाँ कोई हताहत तो नहीं हुआ, ना कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई, लेकिन चूंकि वो रिफिलिंग आस्था गैस एजेंसी का हॉकर कर रहा था तो उसके खिलाफ पीसी एक्ट में जो है कार्रवाई कर दी गई है, एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट करेगी। करीब कितने सिलेंडर थे सर? 18 सिलेंडर थे। तो सर कितने कॉमर्शियल थे, कितने वैसे? 5 कॉमर्शियल थे, 6 छोटे थे और शेष 14.5 के आसपास डोमेस्टिक थे। जिले में ऐसी और भी हॉकर्स और भी कंपनियों के हॉकर्स कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे आगे? उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। कल भी मैंने जो है कई जगहों पर छापेमारी की थी जी। कहीं ऐसी कोई घटना नहीं मिली। लोगों को मैंने चेतावनी भी दी है, अगर कोई ऐसा कार्रवाई करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ जो है इसी एक्ट में कार्रवाई होगी। सर, बाजार में ऐसी कई दुकानें हैं जो गैस रिफिलिंग का कार्य कर रही हैं, सिलेंडर ले लेते हैं और गैस जो छोटे सिलेंडर हैं उनमें गैस रिफिलिंग करते हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट उनके पास। जी, इसके लिए मैंने सभी एजेंसी वालों को कह दिया है कि अगर कोई ऐसा हाकर करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी लोगों को मैंने अन्य जगहों पे भी इंस्पेक्टरों से कह दिया है और कुछ जगहों पे मैं खुद जा करके जो है छापेमारी की है मैंने, और आप लोगों के माध्यम से भी मैंने कई बार ये प्रेस नोट में भी दिया है कि गैर कानूनी करने वाले क्या कर रहे हैं। 17 किलो वाला चुनते हैं, उसमें से 16 वाला 17 वाला, तो उसमें से फिर वो 2 किलो निकाल ली उन्होंने, तो वो वेट 14 का दिखा देते। गौ माता को बचाने के लिए फलाहारी महाराज ने लिखा श्री कृष्ण को अनोखा पत्र। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता बनाने के लिए लिखा गया एक अनोखा पत्र। जब तक गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं करेंगे तब तक दिनेश फलाहारी भोजन नहीं करेंगे। फलाहारी ने लिखा है, मोदी जी को आकाशवाणी चेतना से मोदी जी को प्रेरणा दीजिए। और साथ ही पहले राक्षस गौ माता को खाते थे, अब मुस्लिम गौ माता को रोटी के साथ खा रहे हैं। फलाहारी महाराज ने अनोखे पत्र से सोशल मीडिया पर हो रही लगातार चर्चा, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति होने पर दिनेश फलाहारी कई वर्षों से भोजन त्याग कर रहे हैं तपस्या। के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए और अपनी आकाशवाणी चेतना के द्वारा योगी जी और मोदी जी के लिए एक संदेश भेजिए कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौरक्षक हैं और योगी जी मोदी जी हमारे हिंदुओं के गौरव हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बनवाया है, तो गौ माता भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के लिए पूजनीय है। तो आपके माध्यम से यदि संदेश जाएगा तो मोदी जी हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता जरूर घोषित करेंगे। हमने आज यहाँ प्रभु जी के चरणों में संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे, अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। हम पहले भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए यह संकल्प ले चुके हैं। आज हमने अपने संकल्प को बढ़ाया है और आपके चरणों में एक प्रार्थना और है कि जो गौरक्षक अपनी जान जोखिम डालकर रात दिन गौ माता रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको कुछ विधर्मी एक्सीडेंट करके मार रहे हैं, तो आपके से प्रार्थना है कि गौरक्षकों की भी रक्षा करें, क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं। गावो विश्वस्य माता है, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। आप गौ माता की रक्षा नहीं करेंगे, सनातनी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए ठाकुर जी आप हमारी गौ माता को बचा लीजिए।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।